आज की कहानी सच्ची कहानी। 5 बेटियां। अपने बड़े भाई को याद करते हुए बाबूराम जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने भाई से मिलकर उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं। वो अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर अपने भाई से बात करने के लिए फोन लगाते हैं। जैसे ही उनके बड़े भाई राजाराम जी को उनके फोन आने की खबर का पता चलता है तो इस बात से खुश होकर वह फूले नहीं समाते। उनके लिए वह पल बहुत ही खुशी का पल बन जाता है। दोनों भाइयों की आपस में बात होती है और बात करते हुए दो घर जाते हैं। वो दोनों भाई जल्द से जल्द मिलकर आपस में गले मिलकर रोना चाहते हैं। बाबूराम जी के फोन करते ही राजाराम जी बिना कुछ जाने समझे उन्हें अपने घर मिलने आने के लिए बुलाते हैं। उनकी यह बात सुनते ही बाबूराम जी के गले में दबी हुई सिसकी जोर से आंसुओं के स्वर में तब्दील हो जाती है। बाबूराम जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते और अपने भाई से मिलने को आतुर हो उठते हैं और फोन पर उनसे 2 दिन बाद मिलने का तय करते हैं। राजाराम जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। वो अपनी पत्नी आशा, अपने 2 बेटे, बड़ा बेटा चंद्र और उसकी पत्नी सुमन और 2 बेटियां, छोटा बेटा अतुल, उसकी पत्नी सुनीता और एक बेटा, सभी लोग एक संयुक्त परिवार में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। बाबूराम जी के 2 दिन बाद ग्वालियर आकर मिलने की बात वह अपने घर में सभी को बताते हैं। उनके घर पर सभी इस बात को सुनकर बाबूराम जी से मिलने के लिए उत्साहित होते हैं। उनके आने की तैयारियां होने लगती है। बाबूराम जी के आ जाने का दिन है और उनके आने की खुशी में तरह तरह जाते हैं। उनके रहने के लिए कमरा तैयार किया जाता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से उनके स्वागत में लगे हुए हैं। बच्चे भी अपने छोटे दादाजी से मिलने को बेताब है, क्योंकि उनके बचपन में उनके छोटे दादाजी बहुत सारी चॉकलेट जो लाकर देते थे। बाबूराम जी की गाड़ी आने का समय हो जाता है और वो कुछ ही देर में अपने बड़े भाई के घर पहुंच जाते हैं। उनके वहां पर पहुंचते ही उनका बहुत ही प्यार और सम्मान से स्वागत किया जाता है। सभी लोग उनकी खातिरदारी, दोनों बहुएं, दोनों बेटे और उनके बच्चे, उन्हें यह एहसास ही नहीं होने देते कि वह इन सभी लोगों से कई सालों बाद मिल रहे हैं। बाबूराम जी भी उनके प्यार और अपनेपन को पाकर बहुत भावुक हो जाते हैं। बाबूराम जी को उनके इस प्यार और अपनेपन की इस तरह से उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से वो इन सभी से अलग हुए थे और इतने सालों में उन्होंने इन सब से कोई वास्ता भी नहीं रखा था। तभी बस 1-2 बार फोन पर ही बात हुई थी, या कभी बच्चों की शादियों तक था और बाबूराम जी की पत्नी शांति जी के स्वर्गवास पर उनका आना हुआ था। बाबूराम जी को अपने बड़े भाई के घर आए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि उन्होंने अपने वापस जाने की बात करी। उनके वापस जाने वाली बात को सुनकर सभी लोगों ने उन्हें कुछ दिन उनके सभी के साथ रहने की कसम दी, क्योंकि वह सभी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। वैसे भी वह उन सब से कई सालों बाद मिले थे। जिद बाबूराम जी किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वह अपने जाने की बात पर अपने भाई की बात का सम्मान रखने के लिए वो कुछ दिन साथ रहने की बात को मान जाते हैं। उसके बाद सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। रात होते ही वह दोनों भाई एक साथ एक ही कमरे में सोते हैं और तभी बाबूराम जी से उनके भाई उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। बाबूराम जी उनकी यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कि उन्होंने तो कोई बात भी किसी को नहीं बताई, तो इन्हें क्या दुखी और उदास हूँ और इसी वजह से मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ। बाबूराम जी अपनी सोच में ही खो जाते हैं। राजाराम जी उन्हें आवाज लगाते हुए अपने हाथों से उन्हें हिलाते हैं। उनके ऐसा करते ही बाबूराम जी की चेतना लौट आती है और तब बाबूराम जी अपने भाई से पूछते हैं कि आपको यह कैसे पता कि मैं परेशान हूँ। उनके पूछते ही राजाराम जी बोले कि अगर सब कुछ सही होता तो यूं बूढ़े बाप को कोई भी अकेले इतनी दूर सफर के लिए नहीं भेज देता। उन्होंने कहा कि मैं तो तुझ समझ गया था कि कोई बात है और बाकी बचा हुआ तेरा चेहरा बता रहा है। और तभी बाबूराम जी अपने भाई को अपने ऊपर बीत रही सारी परेशानियों को बताना शुरू करते हैं कि कैसे उनकी सारी बेटियों को उनकी नहीं बल्कि उनके पैसों की आवश्यकता है
बाबूराम जी अपनी एक एक लड़की के द्वारा किए गए एक एक गलत व्यवहार को पूरे विस्तार पूर्वक अपने भाई और भाभी को बताते हैं और यह सब बताते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। राजाराम जी और उनकी पत्नी को उनकी बताई हुई बात आना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे कोई बेटियां अपने ही बाप के साथ ऐसा कर सकती है। और उनका ये सोचना लाजमी भी था, क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी ने इस संसार में लड़कों के द्वारा ऐसे व्यवहार को होते देखा या सुना है, पर लड़कियों द्वारा इस तरह से व्यवहार करने के बारे में कोई सोच भी नहीं पाता है। बाबूराम जी ने साथ ही में अपने वृद्ध आश्रम में रहने की बात भी उन लोगों को बताई। बाबूराम जी के वृद्ध आश्रम में रहने की बात सुनते ही राजा आंसू आ गए। वो अपने भाई की इस हालत को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। राजाराम जी ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा कि मैं अभी मरा नहीं हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें जाना भी पड़ा तो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे। बाबूराम जी ने उनकी बात को सुनकर कहा कि नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ, आप मेरे। राजाराम जी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि क्या कभी तुम मेरे ऊपर बोझ हो सकते हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? बाबूराम जी को अपने भाई की इस बात को सुनकर तसल्ली तो हुई, पर वह मन में यह सोचने लगे कि यह शायद प्यार में उन्होंने सारी बातें कही है। दूसरे दिन बाबूराम जी की कही गई सारी बातों को राजाराम जी ने अपने परिवार के सभी लोगों को बताया। उस समय बाबूराम जी अपने कामों में व्यस्त थे, जब राजाराम जी सभी को यह बातें बता रहे थे। राजाराम जी सारी बातें उनकी गैर हाजिरी में ही यह बात, जिससे बाबूराम जी को अपमान महसूस न हो। घर के सभी लोगों ने राजाराम जी की सारी बातों को सुनकर बाबूराम जी को खुशी खुशी अपनाने की बात करी। सभी की एक ही राय थी कि हम सभी लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे, और यह सारी बातें वह बिना स्वार्थ के कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में किसी को भी नहीं पता था कि उनकी कितनी पेंशन है, या उनका क्या बैंक बैलेंस है, या उनके बुढ़ापे का क्या सहारा है। यह सब बाबूराम जी को अपनाना चाहते थे, न कि उनकी हर महीने। राजाराम जी की कही गई सारी बातों को उनके परिवार ने बिना किसी भी आपत्ति जाहिर किए मान लिया था। इसीलिए राजाराम जी को आज अपनी परवरिश, दिए गए संस्कारों और अपने बच्चों पर गर्व हो रहा था कि कैसे उनके सिर्फ एक बार कहने पर ही सभी ने उनकी बात का समर्थन किया, और साथ ही साथ उनकी बहुओं ने भी बाबूराम जी को अपनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। उनके बड़े बेटे चंद्र और उसकी पत्नी सुमन ने तो उन्हें रहने के लिए अपना कमरा। बाबूराम जी के बड़े भाई राजाराम जी बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति नहीं थे, बस वह सब खुशी खुशी अपनी रोजी रोटी चलाते थे, एक आम आदमी की तरह से ही। राजाराम जी के घर में सिर्फ इतनी जगह ही थी कि उसमें सभी के पास अपना एक एक कमरा था, पर इतना बड़ा नहीं था कि बाबूराम जी को एक अलग से कमरा दिया जा सके। इसी वजह से राजाराम जी के बड़े बेटे ने अपना कमरा उन्हें देने के लिए कहा, जिससे बाबूराम जी को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। जैसे ही यह बात बाबूराम जी को चंद्र को ऐसा करने से मना किया और अपने बड़े भाई के साथ ही उनके कमरे में एक चारपाई पर सोना उचित समझा। बाबूराम जी ने कहा कि उन्हें सिर्फ प्यार की जरूरत है, न कि किसी बड़े से कमरे की। और इस घर में न कोई अलग से बड़ा कमरा था और न ही कमरे में अटैच बाथरूम की सुविधा थी। जो था जैसा था सब बाबूराम जी के सामने था, पर बाबूराम जी के लिए इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी और न ही इज्जत और सम्मान की। और साथ ही साथ सभी बड़े और बच्चों में सभी था, और वो भी सब बिना किसी स्वार्थ के। राजाराम जी के घर बाबूराम जी को बहुत प्यार और अपनापन मिल रहा था। जब भी कोई कहीं भी बाहर जाता तो हमेशा उनसे पूछा जाता कि किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बता दे। बाबूराम जी को भी अब इन सभी के अपनेपन और प्यार की आदत होती जा रही थी। अब उनका मन इन सब को कहीं भी छोड़कर जाने को नहीं करता था। बाबूराम जी को हमेशा यह डर सताया करता था कि आखिर वह कब तक अपने भाई के घर में रहेंगे, एक न एक दिन तो जाना। बस वो यह सोचकर तसल्ली करते कि जितने दिन भी यहाँ पर है तो खुश होकर अपने दिन काटे। राजाराम जी के घर सुविधाओं की कमी थी।
पर कभी भी किसी ने भी उन्हें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दी। सभी लोग चाहे बच्चे हो या बड़े सभी उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। राजाराम जी के घर पैसों की कमी होने के बावजूद कभी भी किसी ने भी बाबूराम जी को एक भी पैसा खर्च नहीं करने दिया। बाबूराम जी जब भी पैसे देने की बात करते घर में सभी लोग उनसे नाराज हो जाते थे, क्योंकि सभी लोगों के ही हिस्सा थे। अब बाबूराम जी को अपने भाई के घर रहते हुए पूरे 4 महीने हो चुके थे और किसी ने भी अभी तक उनसे न ही कोई पैसा खर्च करवाया था और न ही कभी कोई उम्मीद जताई थी। इस घर में उन्हें पूरा मान सम्मान प्यार अपनापन सब कुछ मिल रहा था, वो भी बिना किसी स्वार्थ या शर्त के। बाबूराम जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कि इस जगह अभी मेरे बच्चे होते तो कब का मुझे नोच कर खा गए होते। बाबूराम जी की लड़कियां उन्हें ले जाने के लिए फोन, लेकिन बाबूराम जी को अच्छे से मालूम है कि उन्हें अपने बाप की याद नहीं सता रही है, उन्हें तो अपनी साइड इनकम की याद आ रही है जो बिना कुछ किए उन सबको मिल रही थी। बाबूराम जी यह सारी बातें अपने मन में बैठे बैठे सोच रहे थे और यह सब बातें याद करते हुए बाबूराम जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बाबूराम जी कमरे में बैठे हुए यही सब बातें सोच रहे थे कि इतने में राजाराम जी कमरे में आ जाते हैं। उन्हें देखकर बाबूराम जी तुरंत अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर उन्हें छुपाना, पर वो ऐसा कर नहीं पाते। राजाराम जी उन्हें रोता हुआ देख लेते हैं और वह घबराकर बाबूराम जी से उनके रोने का कारण पूछते हैं। बाबूराम जी उन्हें टाल देते हैं और उनसे अब उनके घर से चले जाने की बात करते हैं। बाबूराम जी की घर से चले जाने वाली बात और उन्हें रोता हुआ देख वो उनसे पूछते हैं कि क्या उनके घर में उन्हें कोई तकलीफ है या किसी ने कुछ कहा या किसी की कही गई कोई बात बुरी लगी है। बाबूराम जी अपने भाई को बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि आप यह कैसी बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर तो सभी लोगों से वो जिसकी मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। टाइम पर खाना, वो भी सबके साथ मिलजुल कर खाना, टाइम पर दवा और भी न जाने क्या क्या। और इस बात का ख्याल तो मैं कब से अपने मन से निकाल चुका था कि कोई अपनी जिंदगी के फैसलों में मेरी राय लेगा, पर मुझे इस घर में वो हक भी मिला कि मैं भी अपनी राय दूं। यह सब मेरे लिए किसी सपने को जीने से कम नहीं है। बाबूराम जी ने बोला, मैं तो कब का अपने बच्चों के किए गए व्यवहार के कारण अपनी जिंदगी, पर यहाँ पर आप सभी के साथ ने मुझे में जीने की उम्मीद जगाए, पर अब मुझे इन सब से डर लगता है कि अगर मुझे इन सब की आदत पड़ गई तो मैं अपने बाकी के दिन कैसे काटूंगा, क्योंकि मैं अब और ज्यादा आप सभी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। बाबूराम जी के यह सब कहने के बाद राजाराम जी ने कहा कि तुम अब कहीं नहीं जा रहे हो, अब हम दोनों भाई एक साथ मरते दम तक इस घर में रहेंगे, तुम अब मेरे घर का हिस्सा हो। बाबूराम और राजाराम बस नाम अलग है तन अलग है, पर और अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि तुम किसी पर बोझ हो और तुम्हारे वजह से इस घर का खर्चा बढ़ गया है, तो इस घर से तुम नहीं, मैं जाऊंगा। राजाराम जी की यह बात सुनते ही बाबूराम जी की आंखों से थर थर आंसू बहने लगे। वह अपने भाई से गले मिलकर रोने लगे और ऐसा करने से वह अपने आप को रोक नहीं पाए। बाबूराम जी ने अपने भाई से कहा कि जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है, जिन बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, अपना सब कुछ न्योछ, वह मेरी लड़कियां आज वाकई में पराई हो गई है। और जिनसे मैंने कभी प्यार नहीं किया, जिनकी कभी दुख तकलीफ नहीं पूछी, कभी उनके सर पर एक प्यार भरा हाथ नहीं फेरा, वो बच्चे वो बहू आज मुझे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते हैं। बाबूराम जी बोले कि सच ही कहा है किसी ने कि आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि जहां एक तरफ लड़के माँ बाप से अपना हक मांगने में पीछे नहीं हटते, उन्हें अपने माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं होता, प्यार है, तो वहीं पर आज लड़कियां भी ऐसी ही होती जा रही है, उन्हें भी माँ बाप से ज्यादा उनकी धन दौलत से प्यार है। बाबूराम जी ने कहा कि मैं सबके बारे में तो शायद नहीं कह सकता, पर मेरी बेटियां तो ऐसी ही है जिन्हें मुझसे प्यार नहीं है, और जहां हम लड़कों को हमेशा गलत मानते हैं, बहुओं को कभी अपना नहीं समझते, तो वही बहुएं सास ससुर के बुरे वक्त में उनके साथ रहती है, उनकी सेवा करती है, वही लड़के उनका ख्याल रखते हैं,
कौन लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करने सेवा हमेशा बहुएं ही करती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी मैं किसी की बात नहीं करता, पर अपने घर के बच्चे तो ऐसे ही है। बाबूराम जी बोले कि ये दोनों ही बातें मैंने अपने जीवन में सीखी है कि आज के समय में लड़के लड़की और बहू बेटी सब हर किसी चीज में एक समान है, वह चाहे माँ बाप के हिस्से करना हो या उनके धन दौलत के। जहाँ एक तरफ लड़के बुरे हैं तो वही लड़कियाँ भी बुरी है, और जहाँ बहुएं बुरी है तो वहाँ दामाद भी बुरे हैं। वाकई में सब कुछ है। बाबूराम जी हमारी इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गुजरे हुए साल 1.25 साल हो गया है, पर वो मरते दम तक अपने भाई के साथ ही रहे। उन्हें कभी भी किसी ने भी कहीं नहीं जाने दिया, न उनकी किसी बेटी के घर और न ही किसी वृद्ध आश्रम में। पर कहते हैं न कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, बस वहाँ पर जाने से नहीं रोक पाए। पर बाबूराम जी ने अपने बुढ़ापे के पल राजाराम जी और उनके परिवार के साथ ही बड़े प्यार और खुशी से बिताए। आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक आप चैनल पर मौजूद और कहानियों को सुने। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम।